हरिओम। हरिओम सर, हरिओम, हरिओम। हरिओम। शांति पाठ कर रहे हैं जितेंद्र जी। हरिओम। कार्यक्रम की शुरुआत आप लोगों ने एक विषय तो चुना है, जितेंद्र जी ने, स्वास्थ्य वाला विषय कब्ज, जैसा कि मुझे यहाँ दिखा। तो बीमारियों की चर्चा तो हम लोग करते रहेंगे और मुझे भी जानकारी है कि चूंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, इसलिए प्रायः बीमारियों के संबंध में ही मुझसे चर्चा की जाती है। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, बीमारियां शरीर में होती हैं और मनोविज्ञान के अनुसार भी, और मेडिकल साइंस भी उसको मानता है कि हमारी बीमारियों की जड़ें हमारे मन में होती। अधिकांश बीमारियों की, लगभग 80 to 85% ऑफ डिजीजेस हैव देयर रूट्स इन आवर माइंड, वहीं से उपजती हैं। इसको ध्यान में रखना है हमेशा। और जब भी बीमारी के बारे में सोचना है तो समग्र रूप से, प्रायः एक मरीज के रूप में आप सोचते हैं कि मुझे कोई बीमारी है तो दवा ऐसी हो जो दी जाए और ठीक। तो दवा का यह स्वभाव है कि वह तात्कालिक रूप से आपको आराम पहुंचाती है, बीमारी को ठीक नहीं करती। उदाहरण के लिए, अगर आपको बुखार हो जाए, और कोरोना युग के बाद लोग ज्यादा इस संबंध में जानते हैं कि एक पैरासिटामोल खा लिया तो बुखार उतर जाता, लेकिन समझना ये है कि उससे केवल बुखार उतर जाता है, बुखार ठीक नहीं होता। और प्रायः जितने भी हमारी एलोपैथिक औषधि हैं, दवाएं, वो ऐसा ही कार्य करती हैं। उनमें मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक ऐसा ग्रुप है जो बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए बैक्टीरियल डिजीजेस, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों पर उसका अच्छा प्रभाव है और वह एक बहुत बड़ी जीत है मेडिकल। अन्यथा दवाएं तात्कालिक रूप से कार्य करती हैं, बीमारी को ठीक नहीं करती। जैसे कि डायबिटीज को ले लें, ब्लड प्रेशर को ले लें, तनाव से उत्पन्न और अन्य बीमारियों को ले लें। जैसे ही आप दवा खाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नीचे चला, क्योंकि उसका केमिकल जो रिएक्शन होता है शरीर पर, वह उस सिस्टम को, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वह उसके विरोध में काम करके सिस्टम को तात्कालिक रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। लेकिन उससे उसका रोग का नाश नहीं होता है, उसका क्योर नहीं होता, ट्रीटमेंट नहीं होता। तो दो शब्द आते हैं हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, एक है ट्रीटमेंट और एक है मैनेजमेंट। बहुत स्पष्ट रूप से इन दोनों में अंतर समझना है। ट्रीटमेंट का अर्थ है कि आपने बीमारी को बिल्कुल ठीक कर, जैसे कि आपका अंगूठा कट गया, वो बीमारी नहीं है, वह घटना है, लेकिन शरीर को कष्ट होता है, उसका इलाज कराना पड़ता है। तो वहां पर टाँके दे दिए गए, खून का बहाव रोक दिया गया, और ऐसे एंटीबायोटिक मलहम और दवाएं दी गई कि वो जल्दी से अलग। इसमें दवाओं का प्रयोग बिल्कुल ही आवश्यक भी है, और अगर आप जल्द ठीक होना चाहते हैं तो ऐसा करना। लेकिन ब्लड प्रेशर में ऐसी कोई दवा नहीं है जिसको आप खा लें और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, आपको दवा रोज खानी पड़े। तो यही फर्क है ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट। हम लोग बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं, यह अलग एक बीमारियों की इसका समूह है, और मैनेज करते हैं यह अलग बीमारी। तो प्रायः जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, सांस की बीमारियां, त्वचा की बीमारियां, इनका कोई इलाज नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। और मैनेजमेंट भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन कम से कम बचा तो रहता है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए तो आपके मस्तिष्क में नसें फट सकती हैं, जिसे हेमरेज कहते हैं, सेरेब्रल हेमरेज हो जाता है। बहुत सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, आप लकवाग्रस्त हो जाते हैं, या जान भी जा सकती है, तत्काल मृत्यु हो सकती है ब्लड प्रेशर से। तो तात्कालिक रूप से दवा दे करके आपने ब्लड प्रेशर के स्तर को नीचे कर दिया तो आपकी जान बच गई। बहुत सारे ऐसे हानिकारक जो प्रभाव थे उससे आप बच। तो यह हुआ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करना है वो एक दिशा है, और ट्रीटमेंट करना एक अलग दिशा है। हम तो चाहते हैं कि हर रोग का ट्रीटमेंट हो, चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं। योग का जब हम उपयोग करते हैं रोगों में, तो वैसी बीमारियां जिनमें कब्ज भी आता है, जो आज का विषय है, दवाओं से तात्कालिक आपको निजात दिलाती हैं। कब्ज से दवाएं दिलाती हैं, जब आपने दवा खाई और आपका सुबह जो है शौच ठीक से हुआ, बिल्कुल क्लियर, ऐसी दवाएं हैं। लेकिन चूंकि यह ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए यह मैनेज करता है। और तब आपको दवा रोज, और उसके दो प्रभाव और होते। एक तो दवा का साइड इफेक्ट होगा, वो होना ही है, और दूसरा यह होगा कि जो रोज रोज आप जब खाएंगे तो दवा का प्रभाव कम होता जाता। पहले एक गोली से काम चलता था, उसके बाद आपको कुछ दिन के बाद 1.5 गोली खानी होगी, फिर 2 गोली खानी होगी। इस प्रकार से धीरे धीरे दवा का डोज, उसकी खुराक बढ़ती है। इन सभी बीमारियों पर लागू होता है जिनका मैंने नाम लिया, जिनको हम लोग मैनेज करते। ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, श्वास संबंधी रोग हो, त्वचा संबंधी रोग हो, और प्रायः सारे उदर रोग, ये सभी हम किसी न किसी प्रकार मैनेज करने का अर्थ है उनको इस स्थिति में रखते हैं कि वो खतरनाक न हो, जानलेवा न हो,
काम चलता है। कब्ज भी उन्हीं में से एक। लेकिन यह समझना है कि जब भी इस प्रकार के रोग हमें होते हैं तो इनका कारण केवल शारीरिक नहीं होता है, मानसिक पक्ष भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और उस पर भी आपको तो फिर आ जाती है बात। जब योग की बात करें, मेरा कहने का तात्पर्य ही था है कि दवा के बारे में केवल न सोचें, तात्कालिक उपायों के बारे में केवल न सोचें। जैसे प्राय आप समझते हैं कि सुबह पानी पी लिया, पर्याप्त पानी पी लिया, थोड़ा ज्यादा पी लिया, रोज से ताड़ासन कर लिया, तिर्यक ताड़ासन कर लिया तो शौच हो जाना चाहिए और प्राय हो ही जाए। लेकिन सब में यह क्रिया कार्य नहीं करेगी। बहुत लोग आते हैं कि हम रोज करते भी हैं ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पानी भी पी लेते हैं और फिर भी शौच हमारा बिल्कुल पूरी तरह साफ। तो ऐसे केसेज में, ऐसी स्थिति में यह समझना है कि हमने समग्र भाव से उसका इलाज करना चाहा है कि नहीं। समग्र भाव का क्या अर्थ है? तो अपना आहार, अपना आचार और अपना व्यवहार, इस पर भी ध्यान देना है। और मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, इन चारों पर आपको ध्यान देना होगा और तब आप कब्ज का इलाज कर पाए। और इसके संबंध में एक बात जाननी है कि उम्र के साथ हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वह लगभग स्थायी है। आपके बाल पक गए, इन्हें आप वापस नहीं कर सकते। आपकी आंखों की दृष्टि कम हो रही है, तो आप वापस नहीं कर सकते हैं। चश्मे का जो पावर है वह प्रायः बढ़ता ही जाएगा। इसी तरह से वे अंग जो हमारे पाचन से संबंधित हैं, इन्हें हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। वो सिस्टम जो है जो खाना को पचाता है और मल निकालता है, वह हमारा पाचन तंत्र है। और पूरे इस मार्ग को मुंह से लेकर के गुदा तक ये कहलाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो अर्थात पेट, आमाशय, और इंटेस्टाइन मतलब आते हैं। तो ये सारे मिलकर के जो ट्रैक बनाते हैं, इनमें एक लगातार गति बनी रहती, गति होती रहती। जो भोजन को जब हम भोजन लेते हैं तो वहां से उसे गुदा मार्ग तक पहुंचाती है। बीच में डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और पाचन के बाद अवशोषण होता है। आपके भोजन से जो आवश्यक तत्व हैं उन्हें शरीर ग्रहण कर लेता है, सोख लेता है। एब्जॉर्प्शन का अर्थ है शोषण, उसको सोख लेना। तो भोजन के तत्वों को सोख लेता है और जो भाग बच जाता है पचने से, वह फिर अंतिम भाग हमारा है आपका, जिसे बड़ी आंत। थोड़ा सा एनाटॉमी का अध्ययन करें, बनावट का। तो प्रारंभ होता है मुंह से, उसके बाद भोजन नली, फिर आमाशय, और वहां के बाद शुरू होता है छोटी आंत और फिर बड़ी। इतना तो मोटा मोटी समझ रहनी चाहिए, याद रहना चाहिए। छोटी आंत भोजन को पचाता है और उसके तत्वों का अवशोषण करता है। हमें जो तत्व भोजन के हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन, इन सबों का अवशोषण करता है। और उसके बाद जो बच जाता है भाग, वह जाकर के जमा होता है बड़ी आंत। छोटी आंत भोजन को पचाती है, उसके तत्वों को अवशोषित करती है, और बड़ी आंत बचे हुए भाग को एक तरह से वो स्टोर हाउस, वहाँ बचा हुआ भोजन स्टोर रहता है। भोजन का अनपचा भाग वहाँ स्टोर होता है, जिसे समय समय पर आप महसूस करते हैं कि हमें शौच को जाना चाहिए और आप उसे खा लें। तो यह जो क्रिया है, आखिर भोजन या आमाशय से बड़ी आंत तक कैसे पहुंचता है? तो आंतों में लगातार भोजन को आगे ठेलने की एक क्रिया चलती, जिसे हम अंग्रेजी में पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये पीछे का भाग सिकुड़ता है और भोजन को आगे ठेल देता है, फिर अगला भाग सिकुड़ता है, फिर और आगे ठेल। यह क्रिया संकुचन की क्रिया, प्रसार क्रिया लगातार चलती है, एक लहर के रूप। एक भाग संकुचित होता है तो भोजन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर अगला भाग संकुचित हो जाता है, फिर उससे अगला भाग संकुचित हो जाता है, और पिछला भाग फिर रिलैक्स हो जाता, ढीला हो जाता। यह क्रिया लगातार चलती है, लेकिन उम्र के साथ यह शिथिल होती, और जब शिथिलता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि आप चाह करके भी इसको अपनी आंतों में पैदा नहीं कर पाते हैं, तो वजन आगे नहीं ठेला जाता है और वहीं जमा होता है, फिर आपको कब्ज का। तो कब्ज की शिकायत का कारण है आपकी आंत, विशेषकर बड़ी आंत, उसकी मांसपेशियों में। ये जो सिकुड़ने क्रिया है पेशियों से होती, मसल्स, आंत की दीवारों में ऐसी मसल्स होती हैं सर्कुलर, गोल गोल, जो संकुचित होती है। शरीर में कहीं भी क्रिया हो, आप समझ लीजिए कि वहाँ मांसपेशी क्रिया, मांसपेशी ही कर सकते। हमारे मस्तिष्क के आदेश पर ऐसा होता है, लेकिन शरीर की कोई भी मांसपेशी क्रिया करती है तभी आपको कहीं ना कहीं कुछ हलचल, कहीं किसी कुछ होता हुआ बहुत संकुचित होती है। वो हमारी, हम बोल रहे हों, हाथों को चला रहे हों, शौच को जा रहे हों, पेशाब कर रहे हो तो पेशाब को निकाल रहे हों, हर जगह मांसपेशी इन्वॉल्व है, हर जगह मांसपेशी ही
कार्य कर। तो जब बड़ी आंत की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं उम्र के साथ और आप उन पर कोई ध्यान नहीं दिए होते हैं पहले से, तो आगे चल करके यह कब्ज में बदल। मैं उस कब्ज की बात कर रहा हूँ जो प्रायः 50, 55, 60 के बाद लोगों में देखने को मिलती है। और अधिकांश लोगों में कब्ज पहले भी होता है, युवा वर्ग में भी कब्ज होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन वह बीमारी उसे इसलिए नहीं कहेंगे कि वो खान पान रहन सहन इस प्रकार की गड़बड़ियों से पैदा, और उसको बहुत आसानी से उसका निराकरण किया जा सकता है क्योंकि मांसपेशियां अभी नई। लेकिन जब मांसपेशियां उम्र के कारण शिथिल हो जाती हैं और पहले से उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, अब इस बात को पहले से क्या करना है भी समझना होगा। क्योंकि प्रायः हम योग की शरण में या योग का की सहायता तभी लेने चलते हैं जब हमारी उम्र काफी हो, तब हम ध्यान देते हैं, पहले दवा से और अन्य उपायों से कर लेते हैं उसका निराकरण। जब हो जाता है तो ठीक, और नहीं होता है देखते हैं कि अरे तो लगातार अब दवा खानी पड़ रही है, तब सोचते हैं कुछ योग में हो। तब तक कुछ समय तो बीत ही चुका होता है। लेकिन इसके लिए भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जब भी शुरू करेंगे तो आप लाभ पहुंचा सकते हैं। आपका उद्देश्य होगा बड़ी आंत की मांसपेशियों को फिर से एनर्जी उनको देना, एनर्जाइज कर, उनमें फिर से शक्ति भरना जो शिथिल, बस इसी पर सोचना है कि ये कैसे हो सकता। तो फिर जैसा मैंने कहा, शुरू करना होगा आपके आहार में ऐसे तत्वों का समावेश करना होगा जो कब्ज को दूर करते हैं। दवा भी वही करती है, लेकिन वह दवा से होता है इसलिए उसका प्रभाव नकारात्मक भी होता है, कुछ खराब प्रभाव भी होते हैं, दुष्प्रभाव। तो भोजन में ऐसे तत्वों को शामिल करें जिनसे कब्ज दूर होता है, विशेष करके चोकर वाला आटा, अंकुरित चना मूंग आदि, चना मूंग गेहूं जौ, ये भोजन में शामिल करना होगा। और आजकल जिन्हें हम कहते हैं जंक फूड, उनको बिल्कुल ही भोजन से हटा देना होगा। क्योंकि सारा सिस्टम मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी जंक फूड और पैकेज्ड फूड होते हैं उनमें जो अनावश्यक तत्व जहरीले पदार्थ होते हैं उनको पहले रोकना आवश्यक। तो अधिक से अधिक अंकुरित अनाज लें, अपने भोजन में शामिल करें। भूंजा, कुल मिलाकर के आइडिया है कि फाइबर को बढ़ाना है, रेशों को अपने भोजन में बढ़ाना है। इसके बाद अपना आचार, स्वयं के प्रति जो आपका जो जैसे आप व्यवहार करते हैं, स्वयं के प्रति जो अपनी आदतों में सुधार हैं उन्हें आचार कहते हैं। उनमें एक चीज आवश्यक है कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित करें। भोजन में अधिक से अधिक रेशेदार फलों, सब्जियों, अंकुरित अनाजों का समावेश करें और जीवन को नियमित करें। समय पर उठना, समय पर शौच जाना, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है इसको ध्यान देना है। आप उठते हैं और आपको शौच जाने की इच्छा होती है, ऐसा लगता है कि मैं शौच जाना चाहिए, पेट खाली करना चाहिए। ऐसा सबको नहीं लगता। जो कब्ज से ग्रस्त होते हैं वह सुबह से ही सोचते रहते हैं कि कैसे मेरा शौच हो, कैसे पेट खाली कर सकें। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मुझे शौच जाना चाहिए, उसकी इच्छा ही नहीं होती। और अगर आपका पेट ठीक है तो आप उठते ही आपको पता चलेगा कि मुझे शौच जाने की इच्छा हो रही है। इसके लिए जरूरी है बिल्कुल ही नियमित जीवन, समय पर उठना और अब समय पर ही सभी कार्य करना, ताकि आपकी जो बड़ी आंत है वह एक विशेष समय पर उत्तेजित होना सीख ले। उसमें उत्तेजना होगी तो आपको पता चलेगा मुझे शौच जाना ही चाहिए। तो पहला है खान पान में बदलाव। उसके मुख्य बिंदु हैं अधिक से अधिक रेशेदार फलों, सब्जियों और जैसे अंकुरित अनाज का सेवन। पानी पीना आहार के साथ ही आता है। इसे अपने नियम से जोड़ें, नियमित जीवन से जोड़ें कि आप कब पानी पीते हैं। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को आप जितना ही ठीक से मैनेज करेंगे, ठीक से रखेंगे, जैसी आदत, ये आदतों से बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा सेट होता है। तो जब सुबह उठें तो पानी पिएं पर्याप्त मात्रा में, आसनों पर हम बाद में आएंगे। तो नियम पूर्वक उठें, नियम पूर्वक पानी पिएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। भोजन के साथ पानी नहीं पिएं, यह भी कब्ज दूर करने में सहायक होगा। भोजन के साथ उतना ही पानी पिएं जितना भोजन को निगलने में सहूलियत होने की आवश्यकता है। जब आप पानी पीते हैं, कभी लगता है कि अटक रहा है, भोजन करते हैं तो पानी पी लेते हैं तो सहूलियत होती है कि भोजन नीचे चला जाता है आमाशय। तो पानी उतना ही पिए खाना खाने के समय जिससे आपको निगलने की समस्या न हो। और ये आवश्यक नहीं है, इसमें भी बहुत साइकोलॉजी है। आप जब खाना खाते हैं, मुंह में चबाते हैं, उसके बाद वह नीचे जाता है, आमाशय में जाता है, भोजन नली से होकर। हमारी भोजन की नली गले से शुरू होकर के आपकी छाती का जो निचला बिंदु है वहां तक जाती है, वहां पर आमाशय। यह जो नली है इसोफेगस जिसे कहते हैं, इससे जब भोजन, ये बहुत सकरी नली, और भोजन को इसको पार करना होता है। तो चबाना बहुत महत्वपूर्ण क्रिया इसमें हो जाती है, क्योंकि जब आप चबाते हैं अच्छी तरह से तो मुंह का जो लार है वह उसमें मिलता है।
और लार मिलने से भोजन का पाचन भी अच्छी तरह होता है और लुब्रिकेशन भी होता है, जिससे वह आसानी से हम इसको भोजन नली को पार कर लेते। यह पहला पड़ाव है। अगर आप भोजन ठीक से नहीं चबाते हैं तो वह नीचे आसानी से गले से नीचे नहीं उतरेगा। तो चबाना जरूरी है। और कहा जाता है, सामान्य लोग भी समझते हैं कि भोजन करते समय ज्यादा बातें करनी चाहिए, क्योंकि जब आपका ध्यान बढ़ता है तो फिर यहाँ होने वाली जो पाचन क्रिया है मुंह में जो होती है, हमारे भोजन का एक अंश जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका बहुत सारा भाग मुंह में ही पच जाता है जब आप अच्छी तरह भोजन को चबाते हैं। तो भोजन को चबाना है और ध्यान पूर्वक चबाना है। मैंने भोजन को कितना चबाया, कितनी देर तक वह मुंह में रहा। आप जितनी ही देर तक मुंह में उसे रखेंगे और चबाएंगे उतना ही लार उसमें मिलेगा, लार में पाए जाने वाले एंजाइम उसमें मिलेंगे और भोजन का एक अंश वहाँ पच जाएगा और वह बहुत आसानी से नीचे उतर जाएगा। भोजन नली से नीचे आपको पानी पीने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बहुत ही आवश्यक है, कब्ज को मिटाने में बहुत ही सहायक। तो भोजन को अच्छी तरह चबाएं। भोजन कैसा हो इस पर हमने कुछ बात कर ली, पानी कब पिया जाए ये बात कर ली, भोजन को चबाना नेक्स्ट है। उसको अच्छी तरह से चबाना चाहिए। आप याद रखिए, हमारे दोनों इस चेहरे के दोनों तरफ ही जगह दो ग्रंथियां हैं पैरोटिड, वो केवल लार बनाते। आपने जल्दी जल्दी मुंह में लिया और जल्दी जल्दी निकल गए, तो इनका काम जो था लार को बनाना, भोजन को पचाना और लुब्रिकेट कर, ये नहीं, आप निकल गए जल्दी से। अब यही भोजन अटकेगा तो आप पानी फिर पिएंगे, और जब पानी पिएंगे तो जो पाचक रस है वो डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट समझते हैं, किसी भी चीज में जब पानी मिला देते हैं वो हल्का हो जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, वो कार्य अच्छी तरह नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप पानी पीते हैं भोजन करते समय तो आप एंजाइम्स को डाइल्यूट भी कर रहे हैं, जो कि आप बच सकते थे केवल भोजन को अच्छी तरह चबा करके। तो भोजन को अच्छी तरह चबाएं। कब्जियत जिन को है इन नियमों का पालन करें, देखिए बहुत समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो समय से करना है भोजन और खाते समय पानी कम से कम पीना है। कोशिश करनी है कि नहीं पिए, और ऐसा करने के लिए आप अच्छी तरह अगर चबाएंगे तो समस्या नहीं आएगी। इसके बाद अगर आप मानसिक रूप से बहुत ही तनावग्रस्त हैं तो आपका भोजन ठीक, फिर वही समस्या आती है भोजन में, जितने भी हमारी ग्रंथियां हैं पाचक रस बनाने वाली, एंजाइम बनली, वे भी सारी तो मस्तिष्क से ही नियंत्रित। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब बहुत बड़ा कोई चिंता आपको हो जाती है तो आपकी भूख खत्म हो जाती है, क्योंकि वे ग्रंथियां काम करना बंद कर देते हैं। सारा आपके मस्तिष्क का सारा कंसंट्रेशन चला जाता है समस्या की तरफ, समाधान की तरफ, तनाव की तरफ। उस तनाव के कारण सारी ग्रंथियों का काम इरेगुलर हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, इसलिए आगे भोजन बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो जितना ही आप तनाव में रहेंगे भोजन का पाचन अच्छी तरह नहीं होगा, और जब भोजन आगे जाएगा बिना पचा हुआ बड़ी आंत तक पहुंचेगा तो वह बड़ी आंत भी जैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए वह नहीं करे, अब तक फिर आप कब्ज के शिकार हो जाएंगे। तो ये पूरी साइकोलॉजी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप तनावग्रस्त होते हैं वैसे ही आपकी जो पेरिस्टाल्सिस की गति है, आंतों में जो गति होती है भोजन को आगे बढ़ाने की, उसमें कमी होती है और एंजाइम्स के निकलने में कमी हो जाती, अव्यवस्था हो जाती। दो चीजें, पचना और भोजन को आगे जो गति ठेलती है आगे बढ़ाती है, उसमें कमी, ये आपकी मानसिक स्थिति से सीधा सीधा जुड़ा। तो भोजन कभी तनाव में नहीं करें, और ऐसे भी तनाव में अगर आप हैं तो बहुत बड़ा कारण है आपके कब्ज। और चलिए और नीचे चलते हैं। जो उम्र के साथ होने वाली कब्ज है उसका मुख्य कारण है मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, और उससे जो जुड़ी हुई नसें हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैं हमेशा बात करूंगा बीमारियों के बारे में तो दो सिस्टम की बात आप करूंगा जो आप सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं। पहले मैंने बताया है कि एक ट्यूब सिस्टम, जैसे घर में पानी का सिस्टम, पाइप से पानी जाता है हर जगह, वो हमारा हृदय का सिस्टम, वो आर्टरी से और वेन से जो नली के रूप में होती हैं उनसे रक्त को भेजता है इकट्ठा कर। लेकिन हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यही इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपकी बड़ी आंत में भी है। बड़ी आंत में यह सिस्टम मांसपेशियों को उत्तेजित करके उनसे काम, ये पूरा सिस्टम ही शिथिल हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी और आपकी मांसपेशियां। बड़ी आंत, जब ये सिस्टम शिथिल होता है तो भोजन आगे नहीं बढ़ पाता है। आप जोर लगाना चाहते हैं, खुदा मार पर जोर देते हैं कि हम उसको ठेल के बाहर निकालें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपका जोर लगाना है वह मस्तिष्क के द्वारा ही हो, और मस्तिष्क उन नाड़ियों को उत्तेजित करना चाहता है, आदेश देना चाहता है कि भोजन को बाहर निकालो। और भोजन निकालने का तरीका है पेरिस्टाल्सिस, आंत में संकुचन होगा तभी आगे बढ़ेगा मल पदार्थ। और चूंकि वो शिथिल हो गया है
इसलिए आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो पाता। आप आज्ञा दे रहे हैं, सिपाही वहाँ सोया हुआ है, जो काम करने वाला है वहाँ वह सोया हुआ। तो इस प्रकार से आपका जो आदेश है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती। इसके लिए क्या करें? इसके लिए ऐसे अभ्यास करें जो आपके आंतों में शक्ति को पुनर्स्थापित करे। जो मांसपेशियां शिथिल हो गई, जो नाड़ियां शिथिल हो गई, उनमें फिर से शक्ति का संचार हो। और इसके लिए आप कुछ आसन, कुछ प्राणायाम कर सकते हैं। मैं यहाँ जो अभी चर्चा कर रहा हूँ वो उनकी मौलिक बातों की चर्चा कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग आप जानते हैं किन आसनों को करने से हमारी जो सिस्टम है इंटेस्टाइन का, दांतों का, वह उत्तेजित होता है, उनमें शक्ति आती है। उनमें सबसे आप जानते हैं ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और वे आसन जो शंख प्रक्षालन में किए जाते हैं, कटी चक्रासन, ये उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त कपालभाति, आप सीधा देख सकते हैं इसका संबंध। जब आप कपालभाति करते हैं तो आप नाभि को आगे और पीछे करते हैं श्वास के साथ। दो प्रभाव स्पष्ट हैं। एक, आपके फेफड़ों पर सांस तेजी से अंदर जाती है, आती है, लेकिन उसके साथ दूसरा प्रभाव जो कपालभाति में विशेष रूप से होता है वह है आंतों की मालिश। जब आप पेट नाभि को आगे करते हैं और पीछे करते हैं जैसा कपालभाति में होता है, तो पूरे आंतों का जो सिस्टम है रक्त संचार का, वह बढ़ता है। और जब रोज करते हैं तो उसका एक विशेष प्रभाव, स्थायी प्रभाव पड़ता है। यह रक्त संचार छोटी आंत या बड़ी आंत दोनों पर प्रभावी होता है, और दोनों में धीरे धीरे रक्त का प्रसार बढ़ने से उसमें जो शिथिलता आ गई है वह दूर, शिथिलता की जगह पर शक्ति आ। तो कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो कब्ज से परेशान। इसके बाद समय समय पर शंख प्रक्षालन उचित देख रेख में होना चाहिए। शंख प्रक्षालन एक बहुत विशेष विधि है, में से बहुत करते भी होंगे। तो अगर आप सप्ताह में एक बार या महीने में भी एक बार शंख प्रक्षालन करने की आदत रखे हुए हैं, इसका अभ्यास अगर एक बार भी करते हैं महीने में, लघु शंख प्रक्षालन की बात, लघु, तो जिन्हें भी कब्ज है उन्हें आप बताएं कि महीने में एक बार लघु शंख प्रक्षालन करें। दैनिक रूप से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन करते रहें। उठ करके पानी पीते रहें खाली पेट में, और खास करके सुसुम पानी का तात्कालिक असर होता है। पानी को थोड़ा गर्म कर लेने से अंदर जो तापमान बढ़ता है उससे भी थोड़ी शक्ति मिलती है। तो सुसुम पानी का सेवन शौच से पहले, उसके पहले ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लेना, और महीने में एक बार, कम से कम एक बार लघु शंख प्रक्षालन का अभ्यास, यह उनकी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देगा जो कब्ज से संबंधित। लेकिन इसके साथ अपना आहार ठीक करना है, अपना आचार ठीक करना। जैसे कब आप उठते हैं, कब शौच को जाते हैं, इसका नियम बिल्कुल घड़ी के अलार्म से कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा प्रभाव होगा। आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसी तरह से सेट होगी, और उस समय वह ज्यादा उत्तेजित करेगा आपको, तो कब्ज से निराकरण में सहायता। अगर इसका पालन आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कब्ज का मैनेजमेंट नहीं, कब्ज का ट्रीटमेंट, क्योंकि यह मौलिक जो समस्या है उसको। आगे इस संबंध में कोई और प्रश्न जी? बोला जाए जी डॉक्टर साहब, हरिओम, प्रणाम। हरिओम। डॉक्टर साहब, ये जो शंख प्रक्षालन का जहाँ तक सवाल है, लघु शंख प्रक्षालन जी, तो जब तक सलाइन वाटर नहीं ले, पानी में नमक नहीं डालते हैं तो कुछ काम नहीं कर। और कभी एक बार चर्चा किया था आपसे कि मेरे को तो ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम है, तो आपने कहा था कि नमक मत डालिए। नमक नहीं डालने पर तो वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर, बल्कि सारा पानी, सारा शरीर हमें एब्जॉर्ब कर। पेशाब में भी निकल जाए तो भी समझेंगे कि निकल गया ना, वो अगले दिन निकलता है। तो क्या सलाइन थोड़ा नमक डालने में हर्ज है? बिल्कुल, आपका प्रश्न इस हिसाब से बहुत अच्छा है, सारे लोगों को जानकारी मिलेगी। नमक का उपयोग जी, और थोड़ा गहराई में इसको समझें। अगर आप एक ऐसी विज्ञान में अगर पढ़ा होगा, एक झिल्ली होती है जिसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है, प्रकृति में बहुत जगह इससे काम लिया जाता है जी। कि इसका उदाहरण है, अंडे को जब छीलते हैं, जो अंडा खाते हुए जानते हो, अंडे को और उबाल लीजिए और उसको छीलिए तो एक पतली सी झिल्ली उसके अंदर मिलती है बाहरी कड़े आवरण के बाद, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और प्रकृति में हर जगह इसका उपयोग प्रकृति ने किया है। ये क्या करता है, पतली झिल्ली होती है कि इससे तरल पदार्थ पास कर जाते हैं, लेकिन ठोस पदार्थ पास नहीं कर पाते, इतने छोटे छोटे उसमें
छेद होते हैं। इसकी खासियत यह है कि जिधर आप ज्यादा कंसंट्रेशन किसी पदार्थ का रखेंगे जी उधर ही तरल पदार्थ का बहाव। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दो चैम्बर हो या ये कहिए कि एक बर्तन में आप झिल्ली को बीचों बीच लगा दें जी और एक तरफ नमक का पानी डालें, एक तरफ सादा पानी डालें, जी, तो वो जाएगा उधर से उधर जाएगा। तो उसका जो है ये नमक जो है गाढ़ा वाला कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है, उससे जाएगा कम की ओर जो उसमें डाइल्यूट है। गलत आप कह रहे हैं। पानी का बहाव नमक वाले की तरफ, पानी का बहाव नमक, जी हाँ, जी जी, नमक वाले की तरफ बहाव नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, डाइल्यूशन में। हाँ, जी, बहुत बेसिक चीज है, सबको जी समझना भी चाहिए। पानी का बहाव नमक की तरफ हो। हाँ, तो पूरे शरीर में ये क्रिया चलती है कि जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जी किसी पदार्थ का तो पानी उसकी तरफ जाए। सादा पानी एक तरफ है और एक बीच में झिल्ली है, जैसे कि हर कोशिका का बाहरी आवरण है झिल्ली का काम, हर सेल जी का। जी जी, अंदर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी बाहर से अंदर जाएगा, और अगर नमक बाहर ज्यादा है तो पानी अंदर से बाहर आएगा। यही क्रिया होती है संयुक्त प्रक्षालन। अब ये समझना, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। नियम को वो काट नहीं सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सूक्ष्म चीजें हैं जो हमारी आदतों से निर्भर करती हैं और इसमें हम एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। बहुत व्यक्तियों को सादा पानी से भी संपर्क क्षालन हो जाता है, आपको नहीं होता है। आपकी जो झिल्ली है पेट की, वो बिल्कुल आचरण करती है, इन ट्रू सेंस फिजिक्स का आचरण करती है, फिजिक्स के अनुसार काम करती है। ज्यादा वैज्ञानिक हैं आप। तो ऐसी हालत में क्या होगा कि पानी जो आप सादा आपने चूंकि पी लिया वो अंदर जाएगा ही नहीं, वो अंदर जाएगा ही नहीं, इसलिए नहीं जा रहा है। सवाल वहां होना चाहिए कि किसका हो जाता है, वो कैसे हो जाता है, वहां ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आप में बहुत स्वाभाविक है। तो आप नमक डाल के करें, महीने में एक दिन अगर आप नमक का प्रयोग कर लिया तो हो सकता है कि अगले दिन आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहे, उस पर नजर रखने की जरूरत है। हालांकि दवा खाते हैं हम, रखते हैं उन दिनों तो खास करके हम कोशिश करते हैं देखने का, तो जांच कराते हैं और कर भी लेते हैं। बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप नमक हल्का लें। देखिए, अगर फिजिक्स आपका विषय फिजिक्स रहा है, ये जो सोल्यूशन हमारे शरीर का होता है नमक में है। नमक कहाँ से आया है? ये समुद्र से आया है। समुद्र से ही हम भी पैदा हुए हैं, तो समुद्र का पानी आज तक अंदर ढो रहे हैं। वो होता है 0.9%, इसको याद रखिए। 0.9% का जो सोल्यूशन नमक का होगा वही हमारे शरीर के कोशिकाओं में है। 9 ग्राम घोलेंगे तो 9% बनता है, 0.9%। तो 0.9% से अगर बाहर आप पानी को रखते हैं, शुद्ध पानी को, तो पानी अंदर की ओर जाएगा। इससे अधिक कंसंट्रेशन रखते हैं तो पानी फिर सेल का बाहर आने लगेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कोई नाप जोख तो नाप तौल नहीं है, और एक दिन के लिए वैसे उससे कोई हर दिन भी नहीं हो रहा है कि आप ऐसा पानी पिए जो कि बिल्कुल हल्का नमकीन आपको लगे, आपकी जीभ को हल्का नमकीन लगे। हल्का नमकीन का अर्थ है कि आप बना रहे हैं कि 0.9% से थोड़ा सा ज्यादा हो, ताकि पानी थोड़ा बाहर आ जाए। तब आप जब संपर्क क्षालन करते हैं तो पानी नमक बाहर आता है और इससे तुरंत आपको शिथिलता होती है। इसलिए एक दिन 2 दिन अगर आप ऐसा ले भी लें तो आपको कोई बहुत बड़ा हर्ज नहीं होने वाला है। हाँ, उनको ये जरूर हर्ज होगा जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, जिनको आगे का मार्जिन बहुत कम। मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर 180 है, तो उनके लिए दिक्कत है। दिक्कत क्या, खतरनाक है, बिल्कुल जानलेवा हो जाए। लेकिन अगर किसी को 140 है, 60 के उम्र में ब्लड प्रेशर 140 रहता है, उसको फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा कि अधिक से अधिक 150 हो जाएगा। तो इस मार्जिन को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा आप करते हैं तो संपर्क क्षालन करने में कोई हानि नहीं। ठीक है सर, हमारे लिए हमने और जो नहीं करते हैं मैं उनको बता दूं, ऐसा नहीं है कि कहने के बाद आप ऐसा संपर्क क्षालन शुरू कर दें, नहीं। पहले अपने शरीर को तैयार करें, सारे आसनों का अभ्यास करें। हाँ, बिल्कुल तैयार करें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। इनको से तैयार करें आप शरीर को, और तब धीरे धीरे इसका उपयोग करना शुरू करें। पहले किसी की देख रेख में करें जिन्होंने नहीं किया है, और उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत उपयोगी जानकारी मिली हमको, जरूरत मुताबिक जो हमको जरूरत थी
उतना हमको मेरे ध्यान अगला में। प्रश्न। पानी को डेंसिटी को बढ़ाने के लिए नमक के अलावा नींबू वगैरह डाल सकते हैं ना? डेंसिटी से यहाँ क्या मतलब है आपका? नमक का जो मात्रा पानी में डाला जाता है तो डेंसिटी, तो नींबू डाल के या कुछ और यहाँ हम लोग आप डेंसिटी बात करें फिजिक्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग मेन बात करते हैं नमक के कंसंट्रेशन, नमक कितना है, 1 लीटर पानी में कितना नमक है, इस पर हम लोग बात करते हैं। नींबू की बात है तो नींबू में कोई हार्म नहीं है, कोई हानिकारक तत्व ऐसे नहीं है जो आप नहीं डाल सकते हैं। बहुत लोग सादा पानी नमक के साथ नहीं पी पाते हैं, वो नींबू डाल सकते और अभी चर्चा किए थे रेशेदार खाद्य पदार्थ, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। रेशेदार खाद्य पदार्थ में क्या क्या ज्यादा उम्र वालों के लिए जरूरत है, इसकी जानकारी। जितने भी फल और सब्जियां हैं उनको जब आप कच्चा खाते हैं तो आपको ज्यादा रेशे में, तो जिन चीजों को कच्चा खाया जा सकता है उन्हें आप अधिक से अधिक कच्चा खाएं, या कब्ज का बहुत अच्छा इलाज। जैसे बंद गोभी, जैसे साग, इन सबों को कच्चा खाया जा सकता है। और प्राय हम लोग मूली गाजर तो कच्चा खाते ही, इनकी मात्रा बढ़ा दें। कच्चा जो भी खाएंगे, देखिए पकाने का एक उद्देश्य ही होता है फाइबर्स को मुलायम कर। चोकर को आटा से निकालते ही है इसलिए कि रोटी हमें मुलायम लगे, हानिकारक है लेकिन मुलायमियत के लिए, खाने में मुलायम हो, इसके लिए हम लोग बहुत सारा ये सब कार्य करते हैं, जिससे कि रफेज या रेशे कम होते हैं। अब मान लीजिए कि भिंडी है, चलिए भिंडी बहुत कॉमन सब्जी है, सब कोई खाते हैं, इनको आप कच्चा खाएं और पका कर खाएं, बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब दूसरी दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जब आप कच्चा खाते हैं तो इन्फेक्शन की समस्या ज्यादा हो जाती है। कुछ केमिकल्स हैं जो आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जब आप उबालते हैं तो उनका असर कम हो जाता है। तो गर्म पानी से धो देना इनका बीच बीच का मार्ग है कि पानी को खूब गर्म कर लें, सब्जी को उसमें कुछ देर के लिए छोड़ दें तो इन्फेक्शन बहुत सारे कम हो जाएंगे, और तब उन्हें आप कच्चा खाएं। जितना भी कीटनाशक दवा का यूज किया जाता है कीजिए। बहुत से लोग कर रहे हैं कच्ची सब्जियों का प्रयोग, बहुत से लोग कच्चा बैगन का ये बंद गोभी, ये सारे कच्चे खाए जा सकते हैं। नमक नींबू डाल दीजिए, स्वादिष्ट भी लगता है। सलाद की जो परंपरा है वो इसी के लिए है, तो सलाद की मात्रा बढ़ा दें अपने भोजन में, कब्ज में बहुत काम करेगा। कब्ज की जो दवाएं हैं वो 2 तरह की आती हैं। एक वे आती हैं जो केवल पेट को अंदर से मुलायम कर देती, आपने नाम सुना होगा लिक्विड पैराफिन का, और इससे ब्रांड्स बहुत सारे हैं इस तरह। और कुछ ऐसे कब्ज की दवाएं हैं जो सीधे नर्व को उत्तेजित कर, तो जो नर्व को उत्तेजित करती हैं वो ज्यादा खतरनाक इसलिए होती हैं कि आप जबरदस्ती का उत्तेजना आप उनको दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वो और ज्यादा वो काम करना नहीं चाह रही हैं आपको। जैसे कि बैल को जबरदस्ती मार मार के आप काम कराएंगे और उसमें ताकत अगर पूरी नहीं है तो तत्काल तो काम वो कर लेगा, तो चाबुक मारने वाली बात है जब आप ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जो नर्व को उत्तेजित, बल्कि उससे ज्यादा सेफ है कि आप लिक्विड पैराफिन से संबंधित दवाओं का उपयोग करें, जिसमें आता है आपका सबसे कॉमन आता है इसबगोल। इसबगोल की भूसी जो होती है काफी इस्तेमाल की जाती है, तो वह एक तरह से कह सकते हैं उसको कि वो न्यूट्रल चीज है, केमिकल उसमें कोई नहीं है, प्राकृतिक चीज है और फाइबर है, तो वो प्राकृतिक रूप से कब्ज को दूर करता है। लेकिन वो भी आपकी नाड़ियों को उत्तेजित नहीं करता है, इसलिए सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन सेवन के बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है, नहीं होता। यह प्रश्न बड़ा स्वाभाविक, क्या कहें, आवश्यक प्रश्न था। बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, इसलिए कि सबसे संबंधित है ये। और है सर कि किसी किसी को चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद ही प्रेशर आता है, चाय बिना प्रेशर नहीं आता है। हरिओम सर। दोनों 2 चीजें हो गई, 2 प्रश्न हो गए। उचित प्रश्न है, अच्छे प्रश्न हैं। अच्छे इसलिए कि सबकी जानकारी के लिए हैं। खाना खाने के बाद प्रेशर आना ये सबसे नैसर्गिक क्रिया है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर का जो ये आंत की जो ऊपरी भाग है वो उत्तेजित होता है, उसमें गति आती है क्योंकि उसे भोजन को नीचे ले जाना है, और इसी के साथ आपका नीचे का भाग भी उत्तेजित। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, बिल्कुल स्वाभाविक है। भोजन करने के बाद शौच की इच्छा होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है, जिसे कहते हैं प्रेशर होना। ये प्रेशर फील करना बहुत ही स्वाभाविक बात है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं। हम लोगों ने जो नियम बनाया हुआ है सुबह शाम का या एक बार का, ये अपनी सुविधा के लिए बनाया हुआ है कि सुबह कर लेंगे तो अब चलिए निवृत्त हो गए, दिन भर निश्चिंत है। तो हम जबरदस्ती अपने वॉच को, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ट्रेनिंग देते और बचपन से सिखाना शुरू करते हैं सुबह शौच को जाओ। उस दृष्टि से देखें तो शुद्ध रूप से यह अप्राकृतिक है। सुबह
शौच को जाना, प्राकृतिक वही है, इसलिए उसके लिए परेशान नहीं हुई। अगर आपको कोई काम में आपको दिक्कत नहीं है तो होने दीजिए, ज्यादा खुला शौच होगा बढ़िया। दूसरा प्रश्न है कि कुछ बीड़ी सिगरेट पीते हैं लोग, स्मोकिंग करते हैं या कुछ और चीजें लेते हैं, तभी शौच उतरता है। तो ये तो आपकी कंडीशनिंग की हुई है, आपकी बनाई हुई कंडीशनिंग कहते हैं एक क्रिया से दूसरे क्रिया को जोड़ देना। तो स्वाभाविक रूप से जब हम इन चीजों का पदार्थों का किसी पदार्थ का सेवन करते हैं, जो नशा के रूप में सेवन करते हैं, स्मोकिंग, खैनी और इसी के सब रूप हैं, वो एक और क्या आता है, गुल करना, गुल से दांत धोते हैं, सारे एक ही पदार्थ हैं। जी सर। तो इनसे अगर शौच जाने में सुविधा हो रही है तो यह हुआ यह है, इसमें कैसे साइकिल चलता है। आप तनाव दूर करने के लिए इन पदार्थों का सेवन करते हैं, तनाव से आपका जो बिग बावेल है, बड़ी आंत, वो प्रभावित होती है, और जब तनाव दूर होता है तो थोड़ा स्वाभाविक काम करती है, और ये आदत आप अपनी बना ली। यह केवल आदत का खेल है, और तनाव की इस आदत को दूर करने के लिए ये नहीं सोचना है कि हमको कब्ज दूर करना, पहले तो ये सोचना है क्या हम जो नशा ले रहे हैं वह लेना जरूरी है, उस नशे को दूर कर लें, ये समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद सर। हरिओम। हरिओम सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। बोलिए। कैसे समझे कि हमें कब्ज है? और कई बार ऐसा होता है कि एक बार शौच जाने के बाद क्लियर नहीं होता है, फिर 10-15 मिनट के बाद शौच जाने के बाद क्लियर। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी आदत से जुड़ी हैं। देखिए, ये जो हमारी आंतें हैं ना, ये बिल्कुल दर्पण होती हैं आपकी आदत। अगर एक बार शौच जाने से क्लियर नहीं होता है, 2 बार जाना पड़ता है, ये भी कोई अप्राकृतिक नहीं है। इसलिए इससे नहीं घबराइए कि 2 बार जाना पड़ता है तो क्या कोई मुझे बीमारी हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं। और तब बात आती है कि किस समय ऐसा होता है, कोई समय निर्धारित, तो समय पर नहीं होना फिर आपके बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ा हुआ है, और किस तरह आप उसको ट्रेनिंग देते हैं उसी। हरिओम सर, ज्यादा सोर्स को प्रेशर देने से, जैसे पॉटी लग गया, ज्यादा प्रेशर देने से ब्लड आने लगता है, उससे बवासीर और आगे जाके बहुत कुछ हो जाता है, इससे समस्या हो जाती है। इसके समाधान के लिए कुछ बताइए। अगर शौच जाने के समय जोर लगाने से ब्लड आ जाता है तो बवासीर की शुरुआत हो चुकी है। बवासीर क्या है, हमारा जो गुदा मार्ग है, शौच का जो मार्ग है जिसे एनस कहते हैं, उसके चारों तरफ जो वेन्स हैं, वेन्स आप समझते हैं, वही नली का सिस्टम है जिससे ब्लड आता है उसे आर्टरी कहते हैं, जो वेन जिससे लौटता है उसे वेन कहते हैं, आने वाले को आर्टरी और लौटने वाले को वेन। तो गुदा मार्ग में जब आप प्रेशर लगाते हैं तो वेन जो रिटर्न होना था वो नहीं हो पाता है, इतना ऊपर से प्रेशर रहता है कि खून वहां का जितना लौटना चाहिए हृदय को नहीं लौट पाता है। इससे क्या होता है कि वहां की जो नलियां हैं वो प्रेशर के कारण धीरे धीरे फैलने लग, मोटी होती जाती। इन नलियों का मोटा हो जाना ही पाइल्स कहलाता है, और वो गहरी हैं, अगर फूट नहीं पाती हैं तो मांस के रूप में आपको मिलती हैं। तो कहते हैं कि नहीं, मेरा वहां पर मांस फील होता है, मोटा वहां, और अगर वो फूट जाती हैं तो ब्लड निकल जाता है, तब कहते हैं नहीं, ब्लीडिंग पाइल्स हो। तो अगर ब्लड निकल रहा है तो पाइल्स की शुरुआत हो चुकी। तो सबसे पहले जोर लगाना रोकना हो, जोर लगाइएगा, ब्लड नहीं लौटेगा, वहां जबरदस्ती उसको फुलाएगा उसका प्रेशर, और वो फूट जाएगी, वेन फूट जाती है तो उसको पाइल्स का। और जिनको मांस जाती है सर, वो क्या करेंगे, क्योंकि आगे जाके तो उनको तकलीफ होगी, तो उसकी समाधान दोनों में जो समस्या है उसका समाधान कीजिए कि वहाँ प्रेशर होने ही नहीं जी, कभी गलती से भी जोर नहीं लगा। ये पहला जो तात्कालिक काम, और बाकी फिर उपाय कीजिए कैसे हमारा शौच क्लियर हो। जोर लगाना है सब वहाँ समस्याओं की जड़, पाइल्स की जड़। तात्कालिक रूप से जिसको अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ दवाएं तो लेनी होंगी। तो सबसे पहली जो इनोकुअस, सबसे इनर्ट, सबसे नैसर्गिक दवा है वो है सफगोल की भूसी, जिसे कहते हैं आम भाषा में। तो सफगोल की भूसी का प्रभाव ये है, और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको जितना भी ले सकते हैं। 2 चम्मच से शौच साफ नहीं हुआ, 4 चम्मच लीजिए, 10 चम्मच लीजिए, 20 चम्मच लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में ये छिलका है। सतकोर की भूसी, और एक और सर क्या बोले? बस सतकोर की भूसी पर हम बोल रहे हैं जी। एक मेरी जानने पहचान के हैं, उनको बताने के लिए मैं ये बता दूंगी। तो तात्कालिक रूप से ये करें, लेकिन उनसे परमानेंट छुटकारा पाना है तो उपाय करने होंगे जिस पर चर्चा की जी। और अगर सफोल की भूसी से काम नहीं चलता है तो नेक्स्ट जो लेवल की दवा होती है उसे दवा कहेंगे, वो है लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन मोम की तरह की चीज है, वो प्राकृतिक चीज है। वो अंदर आपके आंत की भीतरी दीवार को चिकना बना, मोम एक चिकना पदार्थ होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड पैराफिन का मतलब है जो हम लोग मोमबत्ती का मोम है वो ठोस है, इसी का लिक्विड रूप है। उसको लेंगे तो अंदर का लेयर चिकना हो जाता है, तो भोजन आसानी से पास करता है, आगे बढ़ता है। तो आपका जो भी थोड़ा सा बचा हुआ है, जो वहाँ शक्ति बची हुई है, वो थोड़ी भी लगाने पर भोजन आगे
बढ़ जाता। तो इसका भी सेवन किया जा सकता है। और दोनों के साथ ये बात है कि डोज आप तय कर सकते हैं। 2 चम्मच लीजिए, नहीं हुआ 4 चम्मच लीजिए, नहीं हुआ 6 चम्मच लीजिए, 8 चम्मच लीजिए, 10 चम्मच लीजिए, कोई दिक्कत किसी से नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें सिस्टम में जाती ही नहीं है, ये आंख से निकल जाती है। जब आपके सिस्टम में, शरीर के अंदर नहीं जाती है तो उनका और कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। या तो ये काम करेंगी या आपके लिए नहीं काम करेंगी, इतना ही होगा, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं। हरिओम सर। हरिओम सर अगर वो ज्यादा उम्र वाला लोग है तो ये कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए क्या वो अश्विनी मुद्रा कर सकते हैं? अश्विनी मुद्रा बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें फायदेमंद है। उसका साथ क्या ब्रीदिंग भी जो प्रोसेस है ना ब्रीदिंग का? केवल देखिए, केवल कभी भी आप किसी एक आसन और एक प्राणायाम को उठा करके पूरा लाभ नहीं ले सकते। शरीर को आपको, मैं जो भी बात कर रहा हूँ या समझ के बात कर रहा हूँ कि आप पूरी तरह से रोज नियमित रूप से पवन मुक्त आसन करें, कुछ आसनों का अभ्यास करें, आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, ऊर्ध्वासन, इनका उपयोग करें डेली, रोज इनका आपको अभ्यास करना है। उसके बाद कुछ प्राणायाम, जिसमें कपालभाति भी मुख्य है, नाड़ी शोधन भी मुख्य है, ये दोनों का अभ्यास जरूर करें। कुछ मुद्रा और षटकर्म, इन सबका नियमित अभ्यास एक साथ करेंगे तभी आपको पूरा फल मिलेगा। एक अभ्यास उठा करके करने से लाभ। अच्छा, मैंने सभी एक साथ करना पड़ेगा? एक साथ करना। आपको आधे घंटे का 40 मिनट का एक रूटीन अपना बना लेना होगा, वो रोज करना होगा, तभी आपको लाभ। ये मैं बात कर रहा हूँ सबके पीछे वो रखा हुआ अभ्यासी, योगाभ्यासी का अर्थ और योग से लाभ उठाने का अर्थ यही होता है कि आप सबों का नियमित रूप से प्रयोग करें, ताकि पूरा शरीर, देखिए शरीर के पार्ट्स अलग अलग काम नहीं करते हैं जैसा हम लोग सोचते हैं। चोट तो लगती है पैर में, लेकिन आप अगर बहुत कस के चोट लगी है तो आप बस लेट जाते हैं कि अब कोई काम करने का मन नहीं होता है, तो उसका असर तो दिमाग पर भी होता है। हर अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक प्रभावित होता है। और योगाभ्यास जब पूरा करेंगे तभी आप इसका लाभ। ये दवा नहीं है कि एक दवा ले लिया तो काम चल गया, पैरास्टामोल खा लिया दर्द कम हो गया, ऐसा नहीं। अश्विनी मुद्रा पाइल्स में बिल्कुल लाभदायक है, विशेष करके पाइल्स, लेकिन तभी इसका प्रभाव होगा जब आप समग्र रूप से अभ्यास करेंगे। Sir, I am talking about a patient who was suffering for a long period with heart problem. Yes. So, is it possible for her to continue this mudra or go for simply contraction? What is the problem? What is the problem in the heart? Heart patient means what? थोड़ा COPD है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। COPD है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो फिर हार्ट का मतलब क्या है? आपने कहा हार्ट का डिजीज। नहीं वही है। आप डॉक्टर हैं? नहीं आप नहीं है। तो देखिए, COPD सांस की बीमारी है, ब्लड प्रेशर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बीमारी है, और ये दोनों मिल करके हार्ट को अफेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक। लेकिन अगर उससे हार्ट अफेक्टेड है तो उसको हार्ट की बीमारी नहीं बोलेंगे। हार्ट बीमारी का मतलब होता है कि हार्ट ब्लॉक हो, हार्ट में CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, तब ऐसा होता। अगर ये दोनों बीमारियां हैं जो आप कह रहे हैं COPD, और उम्र कितनी है उनकी? 78। तो पहले से क्या अभ्यास कुछ करते हैं वो? नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते। ऐसे में देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैंने बहुत सारी नेगेटिव बातें बताई हैं कि ऐसे में आपको लाभ कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा। अगर आपको 2% भी आप कुछ गेन करते हैं तो योगाभ्यास कराना चाहिए। तो उनको आप एक रूटीन बना दें। आप कहाँ रहते हैं? बर्धमान में, वेस्ट बंगाल। अच्छा, बर्धमान में। तो आप एक उनके लिए रूटीन अपना बना दें योग का, कि इतना अभ्यास रोज कीजिए, उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। और आप जो कह रहे हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन पाइल्स, उसके लिए क्यों करेंगे? उनको तो COPD में भी फायदा होगा, उनको ब्लड प्रेशर में भी फायदा होगा, लेकिन उसके लिए एक रूटीन बना करके उनको करना होगा। इफ इज एबल टू डू इट एट 78, मैं नहीं जानता हूँ कि स्थिति क्या है, लेकिन अगर वो इतने फिट हैं कि कुछ अभ्यास कर सकते हैं तो उनको पूरा अभ्यास कराइए। आपको 10 मिनट 15 मिनट का भी कराएं, लेकिन रोज कराएं। सर, वो एंटीकोagulation ड्रग भी लेते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक। अगर एंटीकोagulation ड्रग लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 2 दवाएं चलती हैं, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल, इसी में से कुछ लेते होंगे। जनरली ये दोनों दवाएं चलती हैं, शायद आपको पता है कि नहीं। इन दोनों दवाओं के साथ बहुत बढ़िया से योगाभ्यास किया जा सकता है और उसका लाभ उठाया जा सकता है। सो डोंट थिंक ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ दैट कि उनको कब्ज है। उनको COPD में फायदा होगा, उनको ये अपने ब्लड प्रेशर में फायदा होगा। एक रूटीन बना करके अभ्यास करावें। वहां पर अगर कोई योग के जानकार हैं, आप हमको उनसे आप बात करा सकते हैं। आई कैन गाइड हिम कि कैसे कैसे क्या करते हैं। लेकिन जो योग की ट्रेनिंग देते हैं उनको एक आप इंगेज कीजिए, कुछ दिन आकर के वो ट्रेनिंग दे देंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन। ओके, थैंक यू सर। हरिओम।
ये हो गए सर, अब शांति पाठ। समय हो गया, चलिए बिल्कुल 10 मिनट ज्यादा नहीं होगा। हाँ ठीक है, शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएं। शारीरिक मानसिक रूप से रीढ़ की हड्डी सीधी, सर गर्दन सीध में, दोनों हाथ अपनी इच्छा अनुसार या तो गोद में या ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में, घुटने के ऊपर। मन को शांत बनाएं, आंखें बंद आंखों से पूरे शरीर का ख्याल। आप आज जो चर्चाएं चली डॉक्टर साहब का, उसका थोड़ा सा मानसिक के ख्याल और जीवन में उतारने के लिए एक संकल्प के रूप में, एक व्यवहार के रूप में। अब सजगता दोनों भावों के बीच, पूरी सजगता श्वास, पूरी सजगता दोनों भावों के बीच, वहां पर एक जलती हुई दीप की ज्योति की कल्पना, ज्योति का ख्याल रखते हुए हम लोग एक साथ ओम मंत्र का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ एक साथ। लंबी गहरी श्वास अंदर, शांति पाठ। असितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। मंत्र का स्पंदन मन और मस्तिष्क के ऊपर। अब दोनों हाथों से हथेली रगड़ें और बंद आंखों पर सेक लगा लें कम से कम 2 बार। दोनों हाथ जोड़कर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। जी सर। सभा को सल्यूट करें। जी धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब से एक अनुरोध है। डॉक्टर साहब एक अनुरोध है आपसे, अभी एक बार एडवांस कोर्स चलवाइए। हमको करने का मौका ही नहीं मिला स्वामी जी के रहते हुए में, तो मेरा ट्रांसफर हो गया तो हम तो कर ही नहीं पाए। तो फिर लौट के जब तक हम बात जब आए तो स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए, नहीं हो पाए। चलिए इस पर हम लोग विचार करेंगे। इसमें यही एक समस्या तो नहीं कहें, एक बाधा ये आती है कि कितने लोग ऐसे हैं जो एडवांस कोर्स करना चाहते हैं और उसे जुड़ सकते हैं और क्षमता रखते हैं। जी ये क्षमता तो जरूरी है। तो क्षमता अगर ऐसे कुछ लोग हो जाएं तो अच्छा रहेगा कि ऐसा हम लोग ग्रुप ऐसा बना करके शुरू कर सकते हैं। अच्छा लगेगा। तो शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब 2 तो हो गए, तो अब तो शुरू हो गया, लोग जुट ही जाएंगे, जुट जाना चाहिए। अच्छा लगता है, 10 आदमी रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एडवांस कोर्स हम शुरू कराइए जितेंद्र जी। चले समय कैसे होगा क्या होगा उसको आप देख। अब जितेंद्र जी का इसमें लक क्लस्टर अप्रोच न हो, बल्कि उसमें ओवरवेलमिंग सपोर्ट हो उनका, तो अच्छा लगेगा। हरिओम 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 हरिओम। सभी लोगों के हरिओम।